नमस्कार। न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा उप सीटों पर जो है उपचुनाव होना है और ऐसे में उसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। अपने अपने तरीके से सियासी जमीन को मजबूत किया जा रहा है। दौरे यहाँ पर किए जा रहे थे। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी 6 प्रत्याशियों का ऐलान उपचुनाव को लेकर किया। उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इस लिस्ट को देखकर परेशान हो सकती है। वो क्यों है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है, ये भी आशंका जताई जा रही है कि उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें भी अलग हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को इससे कितना फायदा मिलेगा, इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा रहने वाली है। चर्चा में मेरे साथ गौरव हमारे साथ जुड़ेंगे। और गौरव, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के जो 6 प्रत्याशियों का ऐलान मुखिया की तरफ से किया गया, अखिलेश यादव की तरफ से, क्या देखते हैं आप, क्या नजर आ रहा है? अगर हम पूरे इस लिस्ट को देखें तो एक पूरा परिवार नजर आ रहा है। अगर आप इस पूरे लिस्ट को देखेंगे तो उसमें किसी का भतीजा है, किसी की पत्नी है, किसी का भाई है, किसी के बेटे हैं। इसी तरह से लिस्ट है। जो 6 लिस्टें आई, अगर हम कटेरी की बात करें तो वहां से लालजी वर्मा की पत्नी को मिला है, मिल्कीपुर से अवधेश पासी के लड़के को मिला है, करहल से अखिलेश यादव अपने भतीजे को उतारे हैं, सीसामऊ से नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी की पत्नी है। और मझवा सीट की बात करें तो मझवा सीट से रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को टिकट मिला है। तो जिस प्रकार से पूरा अगर हम ये सीट देखें, अगर लिस्ट देखें समाजवादी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार से प्रेरित लिस्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें परिवारवाद की पूरी झलक दिखाई दे रही है इस लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फिर से वो तो क्या जिस तरह से ये जो 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से, ऐसे में 2 सीटें इनमें ऐसी हैं जो कांग्रेस की तरफ से भी मांग यहाँ पर की जा रही थी और कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मैं उस बीजेपी को लेकर भी सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर हम कांग्रेस की बात करें, हरियाणा विधानसभा चुनावी नतीजों को हम जिस तरह से देखें, एकदम तस्वीर उलट नजर आई। हालांकि पूरी कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस की वो जीतेगी, लेकिन वहां हार गई। और अब उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए इस लिस्ट के जरिए कि कांग्रेस को झटका लगते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से। जी, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने चुनाव के नतीजों के ऐलान के तुरंत बाद जिस प्रकार से उपचुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वेट एंड वॉच की स्थिति में देखी। जो कांग्रेस पार्टी जिन 2 सीटों की डिमांड कर रही थी, हम बात करें फूलपुर विधानसभा सीट की या फिर मझवा की। मझवा सीट वो है जहां से अजय राय अपने बेटे शांतनु राय को लॉन्च करना चाहते थे। वो चाहते थे कि राजनीति में जो अजय राय के बेटे हैं शांतनु राय, वो वहीं से लॉन्च हो, क्योंकि मझवा सीट जो है वो अजय राय का ननिहाल पड़ता है और वहाँ जो उनके परिवार की पृष्ठभूमि रही है, एक राजनीतिक परिवार से पृष्ठभूमि रही है, उनका ननिहाल जो है वो राजनीतिक परिवार से रहा, तो वो उसका फायदा लेना चाहते थे। और उपचुनाव से पहले मतलब अगर हम बात करें उपचुनाव से पहले इन दिनों इस समय जो अजय राय है वो लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं मझवा विधानसभा उपचुनाव सीट को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से झटका माना जा सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगर हरियाणा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात करें और इस लिस्ट को दोनों को अगर हम एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, अगर हरियाणा में कुछ चौंकाने वाला अगर नहीं होता है, जिस प्रकार से लहरें चल रही थी, जिस प्रकार से हवा कांग्रेस की तरफ, तो क्या इसी का इंतजार किया जा रहा है? निश्चित तौर पे देखिए, अखिलेश यादव कहीं आपने शुरुआत में जब कैंपेनिंग स्टार्ट हुआ था हरियाणा चुनाव का, तो आपने देखा हो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चाह रहे थे कि 4-5 जो अहिरवार बेल्ट है हरियाणा में, वहां समाजवादी पार्टी को उसके ओहदे के हिसाब से कुछ सम्मान सीटें मिली। अंत में कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट ऑफर किया, लेकिन अंततः फिर समाजवादी पार्टी ने वहां बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप ही लड़िए, बाद में हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उस एक सीट का जो मूल भाव जो एक सीट की वजह से जो समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए हरियाणा में 1 सीट जो मिलने के बाद नकार दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहीं ना कहीं उस 1 सीट के बदले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी जो 2 सीटें मांग रही थी, मझवा और फूलपुर सीटें, उसका रास्ता क्लियर करते। अब एक चीज देखिए कि जो मझवा और फूलपुर सीटें, ये दोनों बीजेपी जीती थी 2022 इलेक्शन में। प्रवीण पटेल फूलपुर से थे और जो अभी सांसद बने मिर्जापुर के, वो मझवा सीट थी। अब जिस प्रकार से फूलपुर सीट पे मुस्तफा सिद्दीकी को उतारा गया, मुस्तफा सिद्दीकी अगर हम बात करें तो पिछला चुनाव मुस्तफा सिद्दीकी मात्र 3000 वोटों से हारे थे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वहां बड़ा एक अच्छा समीकरण भी बन रहा है इस वजह से, क्योंकि वहां मुस्लिम और पटेल वोट जो कुर्मी वोट है वो उसका बाहुल्यता है। तो कहीं ना कहीं अगर मुसलमान और जो पीडीए जातीय समीकरण की बात करें तो जो समाजवादी पार्टी का इस समय फॉर्मूला है, पीडीए फॉर्मूला, अगर वो सटीक बैठता है तो फूलपुर सीट मुस्तफा सिद्दीकी के खाते में आता नजर आ रहा है। और मझवा सीट की अगर
अगर बात करें? मझवा सीट में देखिए वो बिंद बाहुल्य सीट है, वहाँ पे ब्राह्मणों का भी अच्छा खासा वो है। तो जिस प्रकार से अजय राय भूमियार बिरादरी से आते हैं और स्वर्ण कास्ट से आते हैं, तो वो एक अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे और कहीं न कहीं उनकी जो कैंपेनिंग थी इस वक्त बहुत मतलब इस स्तर की थी कि वो लगातार सक्रिय नजर आ रहे थे। जैसे लग रहा था कि वो चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। कभी आप बनारस देखेंगी, 2 घंटे बाद आप उनको मझवा के क्षेत्र में देखेंगे, तो जिस प्रकार से वो अपने बेटे के लिए एक क्या यूं कहें कि अगर बेटे को लॉन्च करने की जो एक जुगल में थे कि बेटे को हम मझवा सीट से लॉन्च करेंगे, कहीं ना कहीं वो करारा झटका लगा है कि उनके बेटे के लॉन्चिंग को जो लेकर था उसमें कहीं ना कहीं सपा ने रोड़ा डालते हुए ज्योति बिंद को वहां से टिकट दे दिया। अगर हम बात करें ज्योति बिंद रमेश बिंद की बेटी हैं, जो मिर्जापुर से चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के लोकसभा का। और जो ज्योति बिंद है वो भी अगर हम बात करें तो वो मुंबई रहती हैं। उनका यानी कि अगर जमीन से बात है तो कोई बहुत जन सरोकार रहा नहीं है। वो भी पेशे से डॉक्टर है। उनका एक अस्पताल है मिर्जापुर में, वहाँ अपना काम धाम करती है, अपने डॉक्टरी करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन उनका जन सरोकार से बहुत ताल्लुकात नहीं है। लेकिन तो उतना आसान नहीं होगा कि इसको चुनौती पूरा देखा जाए तो उनके पिताजी जो है वो ही सारा चुनाव देखने वाले हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी। लेकिन अगर हम इन दोनों सीटों की अगर हम बात ही कर रहे हैं, 2 सीटों पर जो मांग यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से होती थी, डिमांड हो रही थी, उसको दरकिनार कर अपने 6 प्रत्याशी इन सीटों पर उतार दिए हैं। ऐसे में एक कड़ा संदेश अपने सहयोगी दल को देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अब उसके बाद कयासों का बाजार, अटकलों का बाजार ये भी गर्म हो गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो राहें हैं वो उपचुनाव में अलग अलग हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्या सिनेरियो बीजेपी के लिए रहेगा, कितना बीजेपी के लिए कितना फायदा रहेगा और समाजवादी पार्टी के लिए? फिलहाल अगर हम बात करें तो जो दोनों पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शीर्ष नेता है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस प्रकार की नजर नहीं आती कि ये गठबंधन टूटने के कगार पे है। आप राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर आती है। अगर हम कहीं देखिए राज्य की इकाई की अगर स्तर पर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं या फिर कांग्रेस पार्टी का स्थानीय नेता है, उनमें छिटपुट झड़प देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन अगर अभी हम इस बात को लेकर हम ये कहें तो ये बहुत जल्दबाजी हुआ कि हम ये कहें कि दोनों सीटों के बीच, दोनों पार्टियों के बीच में दोनों पार्टी अपनी राह अलग करने वाली है, तो ये मुझे लगता है अभी नाइंसाफी होगी और बहुत जल्दबाजी होगी कि हम इस रिजल्ट तक, परिणाम तक पहुंच रहे हैं। तो देखिए 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। फूलपुर और मझवा सीट को बहुत ही गौरव ने बारीकी से बताया है कि किस तरह के समीकरण वहां पर है। साथ ही साथ ये वो 2 सीटें हैं जो कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी डिमांड, लेकिन उन डिमांड को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान इस सीट पर कर दिया है। ऐसे में कड़ा संदेश तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने सहयोगी दल को देने की कोशिश की गई है। हालांकि अटकलों का बाजार जो है वो यहाँ पर गर्म देखा जा रहा है, लेकिन क्या अब ऐसे में जो राहें जुदा होती हैं तो बीजेपी को क्या फायदा होगा, ये भी हमने समझने की कोशिश की। लेकिन अगर हम पूरा ऑल ओवर देखें 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, बीजेपी की स्थिति आपको क्या नजर आती है, वो तब जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के निश्चित तौर पे जिस तरीके से हरियाणा का रिजल्ट सामने आया, आपने देखा लगभग 19 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का जो अंतर रहा है वो 5000 से कम रहा है। लगभग 9 सीटें ऐसी हैं कि जहां हार जीत का अंतर 1000 से कम रहा है जी। अगर हम हरियाणा की बात करें, जिस प्रकार से, अगर चाहे वो राजनीति के जानकारों की बात करें या फिर वहाँ की जो जनता थी, स्थानीय जनता थी, या फिर जो मीडिया पत्रकार से जो पत्रकार गए थे, वो सबका एक ओर से कहना था कि वहाँ कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने वहाँ एक माइक्रो मैनेजमेंट करा, जिस प्रकार से वहाँ बीजेपी ने उस पूरे चुनाव को जाट बनाम गैर जाट कर दिया, जिस प्रकार से बीजेपी ने वहाँ मुख्यमंत्री बदलो फॉर्मूला के तहत अपनी एक 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला, जिस प्रकार से वहाँ बीजेपी ने एक संदेश देने का प्रयास किया, जिस प्रकार से वहाँ जो चुप वोटर थे, आपने देखिए वहाँ जो हरियाणा की राजनीति है वो जाट डोमिनेट राजनीति है, लेकिन वहाँ एक धड़ा ऐसा भी है कि जो वहाँ चुप रहता है। अगर हम बात करें जो गैर ओबीसी है, ओबीसी की राजनीति में आप देखिए कि जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने 36 उम्मीदवारों के टिकट बदले, उनमें से 57% जीत का आंकड़ा जिस प्रकार से निकल था, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बीजेपी उस पूरे माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए हवा कांग्रेस का यूपी के अगर उपचुनावों की बात करें तो इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। निश्चित तौर पे देखिए बीजेपी के कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ का वो बयान बटोगे तो कटोगे, जिस प्रकार वो बड़ा एक इम्पैक्टफुल रहा हरियाणा की राजनीति में उस पर, लेकिन उसका खामियाजा जम्मू में भुगतना पड़ेगा। उसके बाद आपने देखिए बीजेपी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वाले रीजन में तो वैसे भी चुनाव जीतने का क्लेम नहीं कर रही थी। अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में उसने पिछली बार 25 सीट जीती, इस बार, लेकिन इस बार तो मतलब इस बार भी मतलब कहीं ना कहीं फायदे में रहे हैं। लोग भले नाराज, लेकिन वोट बीजेपी को ही देके गए। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का वो बयान बटोगे तो कटोगे वाला इम्पैक्ट डाल दिया, और कहीं ना कहीं उसके बाद से जो इनका मनोवैज्ञानिक एक बढ़त है ना,
बीजेपी के पास, वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी स्पष्ट तौर से नजर आएगी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका पूरा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से हरियाणा की बात करें तो आप गाजियाबाद देख लीजिए, वो मीरापुर वाली सीट देख लीजिए, तो थोड़े जाट बाहुल्य मुस्लिम बाहुल्य, जिस प्रकार से चीजें नजर निकल के सामने आ रही, कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिल रहा है कि बीजेपी उपचुनाव में भी उसी डोमिनेट की तरह जाएगी, ना कि लोकसभा में जो उनका साइकोलॉजिकल थोड़ा सा दबाव प्रेशर में थे उससे अब उभर चुकी है बीजेपी फिर यानी कुछ डैमेज फेयर जरूर खेलने वाली कंट्रोल है किया एकदम। है जो लोकसभा चुनाव के दौरान हालांकि देखने को मिला है। तो देखिए चर्चा में आज हमने यही बात की है कि जो 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया है उसके बाद क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें अलग होंगी। हालांकि अभी अटकलें हैं, ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इस फैसले के जरिए, इस लिस्ट के जरिए एक कड़ा संदेश अपने सहयोगी दल को जरूर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। लेकिन अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और बीजेपी को कितना फायदा मिलता है ये देखना होगा। टॉपिक पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।